हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैथ्स भाग 2 का कक्षा 9वीं का वीडियो है। इस वीडियो में हम भूमिति के मूलभूत संबोध इस पार्ट का प्रश्न संग्रह 1.2 ये देखेंगे। स्टूडेंट, ये प्रश्न संग्रह 1.2 का भाग 1 है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.2 का जो भाग 1 है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बेसिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आधा जो बच जाएगा वो हम अगले वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये भूमिति के मूलभूत संबोध का तीसरा वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। यहाँ पे दिया है कि 9वीं कक्षा के गणित भाग 1 के समुच्चय। इस प्रकरण में हमने संघ समुच्चय तथा प्रतिच्छेदित समुच्चय का अध्ययन किया है। इनका उपयोग करके रेखाखंड, किरण तथा रेख का वर्णन बिंदु समुच्चय के रूप में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है, संघ समुच्चय वो सब हमने देखा है। संघ समुच्चय क्या होता है, प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या होता है, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, समुच्चय जो कि मैंने बताया था कलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते क्या होता है स्टूडेंट्स, रेखाखंड देखते हैं। सबसे पहले तो रेखाखंड होता क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, मतलब अपने तरीके से कि रेखाखंड क्या होता है। ठीक है, अगर मैं कोई रेखा लेता हूँ जिसके दोनों तरफ ये एरो जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इसका बीच से कोई टुकड़ा ले लूँ 5 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, जो भी, तो इसको हम कहेंगे रेखाखंड। ठीक है, क्योंकि वो खंडित है ना, वो टूटी हुई है। ठीक है, टूटी हुई है मतलब उसका कुछ हिस्सा है, वो खंड है, कुछ हिस्सा है, इसी को हम कहते हैं रेखाखंड। और रेखाखंड जब मैं यहाँ से बाहर लूँगा, इसके दोनों तरफ एरो नहीं होगा, इसके दोनों तरफ क्या होगा स्टूडेंट, अंतः बिंदु होगा, अंत बिंदु होगा। ठीक है, और ये एक टुकड़ा होगा और इसका कुछ फिक्स माप होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे यही रेखाखंड होता है। लेकिन आपके बुक में कैसा इसको समझाया गया, कोई पूछे रेखाखंड क्या होता है तो आपको बताने आना चाहिए कि रेखाखंड क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स, बिंदु ए, बिंदु पी तथा इन दो बिंदुओं के मध्य स्थित समस्त बिंदुओं का संघ। संघ मतलब स्टूडेंट होता है सारे बिंदुओं को ले करके, मिला करके। ठीक है, तो हमें कौन कौन से बिंदुओं को यहाँ पे कहा गया है, तो बिंदु ए, बिंदु बी और इन दोनों बिंदुओं के मध्य, मतलब बिंदु ए लेना है हमें ये बिंदु, ठीक है, बिंदु बी लेना है हमें ये बिंदु लेना है। ठीक है, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु ए बी के बीच में ये जो सारे बिंदु हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसा छोटा छोटा बिंदु बनाऊँ तो क्या बन जाएगा, एक रेखा बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे समस्त बिंदु, बिंदु ए, बिंदु बी और इनके बीच जितने भी बिंदु हैं, ऐसे समस्त बिंदुओं का समूह मतलब संघ। ठीक है, इन दो बिंदुओं के मध्य स्थित समस्त बिंदुओं का संघ समुच्चय ही रेखाखंड ए बी होता है। ठीक है, तो बिंदु ए, बिंदु बी तथा इन दोनों बिंदुओं के बीच समस्त बिंदुओं के संघ को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड ए बी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बस यही है रेखाखंड ए बी की परिभाषा। ठीक है, अब रेखाखंड ए बी को संक्षेप में रेख ए बी भी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम रेख ए बी भी लिख सकते हैं, जहाँ जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रेख ए बी अर्थात रेख बी ए। ठीक है, मैं ए बी को बी ए भी बोल सकता हूँ, उल्टा भी बोल सकता हूँ, क्योंकि रेखा वही रहेगी। ठीक है, जो रेख है वो वही रहेगी। ठीक है, तो बिंदु ए तथा बिंदु बी रेख ए बी के अंत बिंदु है। ये देखो अंत बिंदु है, अंत बिंदु मतलब यहाँ से रेखा को बढ़ाई नहीं जा सकती। ठीक है, मैंने कहा ना ये दोनों को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसीलिए तो ये रेखाखंड है। ठीक है, रेखाखंड के अंत बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड की लंबाई कहते हैं। मतलब बिंदु ए और बिंदु बीच की जो दूरी होगी वो इसकी लंबाई होगी, 5 सेंटीमीटर हो चाहे 6 सेंटीमीटर हो, जो भी हो वो इसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, रेखाखंड के अंत बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड की लंबाई कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, लेंथ ए बी की लंबाई बराबर ए बी की दूरी। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, या तो आप ए बी की लंबाई दिखाओ जो कि हम स्मॉल एल से दिखाते हैं, लेंथ ऑफ ए बी इसको इंग्लिश में कहते हैं, और वो किसको बराबर होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब ए बी की दूरी को। और जब हम लेंथ लंबाई को इस तरीके से दिखाते तो इसके बीच में बिंदु नहीं होता है, ये जो हम यहाँ पे कॉमा डाले ये नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेंथ ऑफ ए बी जो है, जो ए बी की लंबाई 5 है, वो ए बी की दूरी 5, ये दोनों बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था रेखाखंड। अब हम देखते हैं किरण ए बी, इसको इंग्लिश में रे ए बी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ
जो रेखाखंड था उसमें अंत बिंदु था ए और बी। यहाँ पर देखो एक अंत बिंदु है और एक तरफ एरो है। इसका मतलब स्टूडेंट्स आपको समझ रहा है, यहाँ पे जो है यहाँ से शुरुआत हुआ है और ये यहाँ पे अनंत है, मतलब ये रेखा को ए की ओर से नहीं मगर पी की ओर से अनंत बढ़ाई जा सकती है, लेकिन रेखाखंड में दोनों तरफ से बढ़ाई नहीं जा सकती, वो उतनी ही रहेगी। इसीलिए यहाँ पे देखो किरण क्या होता है, जिसके एक तरफ बिंदु हो और एक तरफ एरो हो। तो जो बिंदु है वहाँ से हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो एरो है वहाँ से हम इसको अनंत बढ़ा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके टेक्स्ट बुक में कैसा दिया है, माना कि ए बी दो भिन्न बिंदु है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ए और बी ये दो भिन्न बिंदु है। ठीक है, रेख ए बी पर के सभी बिंदु और ए बी पी ऐसे समस्त बिंदु पी का संग समुच्चय ही किरण ए बी होता है। ठीक है, ए बी पर के समस्त बिंदु, ये ए और बी ये दोनों बिंदु तथा इनके समस्त बिंदु, और इसी लाइन पे अगर मैं कोई रेखा बिंदु ले लेता हूँ पी, तो इन सभी बिंदुओं के समुच्चय को, संग समुच्चय को हम क्या कहेंगे, किरण। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मतलब आगे भी यहाँ पे और बहुत सारे बिंदु लिए जा सकते हैं। जहाँ पे पी लिया है यहाँ पे मैं बिंदु एक और ले सकता हूँ, क्यों, इस रेखा को मैं इस तरफ से और बढ़ा सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे मैं इस रेखा को और बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कोई बिंदु ले सकता हूँ, क्यों, ठीक है, बट मैं इसको ए की तरफ से नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि ए में क्या है, अंत बिंदु है, अंत बिंदु है। ठीक है, यहाँ बिंदु ए को किरण का आरंभ बिंदु कहते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है और ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है ये हम नहीं बता सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए इसका नाम किरण होता है। ठीक है, अब रेख ए बी देखेंगे। ठीक है, रेख ए बी की परिभाषा आपको क्या दी गई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लेते हैं। किरण ए बी का बिंदु समुच्चय तथा उसकी विपरीत किरण का बिंदु समुच्चय मिलकर संग समुच्चय बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, किरण ए बी का बिंदु समुच्चय, ये किरण ले लेते हैं, ए बी का बिंदु समुच्चय जो भी था ये किरण वो पूरा। ठीक है, तथा उसकी विपरीत किरण की बिंदु समुच्चय। अब इसकी विपरीत मतलब ए से एक उल्टा किरण बनाना है। देखो क्या बन गया, दोनों तरफ क्या आ गया, एरो आ गया। ठीक है, अगर मैं ए से विपरीत किरण लेता हूँ तो ठीक है, तो किरण ए बी का बिंदु समुच्चय तथा उसकी विपरीत किरण बिंदु का समुच्चय मिलकर जो संग समुच्चय बनता है वही रेखा ए बी का बिंदु समुच्चय होता है। ठीक है, इसके विपरीत ये किरण है और इसके विपरीत ये, तो ये दोनों मिलाकर के एक रेखा बन रही है। ठीक है, एक रेखा बन रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेखा ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, रेखा ए बी, इसके सारे संग समुच्चय को, बिंदुओं के संग समुच्चय को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स किरण ए बी की बिंदु समुच्चय तथा उसकी विपरीत किरण का बिंदु समुच्चय मिलकर जो संग समुच्चय बनता है वही रेखा ए बी का बिंदु समुच्चय होता है। ये हमने देख लिया। ठीक है, अब रेख ए बी का बिंदु समुच्चय रेख ए बी के बिंदु समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है, रेख ए बी का बिंदु समुच्चय, ठीक है, वो रेख ए बी के बिंदु समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब चौथा देखते हैं, सर्वांगसम रेखाखंड। नाम से ही पता चलता है सर्वांगसम मतलब बराबर। ठीक है, अगर बराबर बताने के लिए आपके पास कम से कम दो रेखाखंड होना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे दोनों रेखाखंड बराबर है, जब दोनों की लंबाई बराबर हो। तो यदि दिए गए दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो तो वे रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। मतलब यहाँ पे कौन कौन सी रेखाखंड दी गई है, तो एक दिया गया रेख ए बी दिया गया है और दूसरा आपको रेख सी डी दी गई है। तो रेख ए बी की लंबाई अगर रेख सी डी की लंबाई के बराबर है तो हम ये ऐसा कहेंगे कि ए बी की लंबाई बराबर सी डी की लंबाई। ठीक है, तो रेख ए बी जो है वो रेख सी डी को सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम मतलब दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, पांचवा देखते हैं रेखाखंडों की सर्वांगसमता की गुणधर्म। ठीक है, दो रेखाखंड सर्वांगसम होते तो उनके कुछ गुणधर्म होते हैं। कौन कौन से गुणधर्म है, परावर्तकता, रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, हम देखो जैसे जब शीशे में देखते तो हम क्या देखते हैं, अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं, हम खुद को देखते हैं वहाँ पे। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक अपने जैसे इंसान को देख रहे हैं, मतलब हम खुद को वहाँ पे बराबर दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बस उसी नाम से यहाँ पे रखा गया है आपका नाम परावर्तकता। ठीक है, तो रेख ए बी अगर खुद को बराबर होगा, रेख ए बी को सर्वांगसम होगा, तो हम उसे कहेंगे इस गुणधर्म को हम क्या कहेंगे, परावर्तकता। ठीक है, सममिति, सम मतलब बराबर, यहाँ पे बराबर बताने के लिए दो लोग चाहिए कम से कम, यानी दो रेखाएं चाहिए। तो यहाँ पे सममिति का मतलब होता है अगर रेखा ए बी सी डी को बराबर है, सर्वांगसम है, और सी डी ए बी को सर्वांगसम है, तो इसी को हम कहेंगे सममिति। ठीक है स्टूडेंट्स, संक्रामकता, संक्रामकता में क्या होता है, यदि रेख ए बी
रेख CD को सर्वांगसम है, ठीक है, और CD जो है वो किसी तीसरे को EF को सर्वांगसम है, ठीक है, और अगर AB CD को सर्वांगसम है और CD EF को सर्वांगसम है तो EF और AB भी एक दूसरे को सर्वांगसम होगा। मतलब पहली रेखा दूसरी रेखा को सर्वांगसम है और दूसरी तीसरी को सर्वांगसम है, तो पहली रेखा और तीसरी रेखा ये आपस में सर्वांगसम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, छठवां देखते हैं, रेखाखंड का मध्य बिंदु। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई रेखाखंड है आपके पास, यहाँ पे दिखाया गया है AB, मध्य बिंदु मतलब ऐसा बिंदु जो उस रेखाखंड को दो भागों में बराबर बराबर दो भागों में बांटे। तो ऐसा रेखाखंडों पे सिर्फ एक ही मध्य बिंदु होता है ना स्टूडेंट्स। आप किसी भी लकड़ी अगर मैं देता हूँ और कहूँ कि दो बराबर भागों में इसको तोड़ो, तो आप एक ही जगह से तोड़ोगे। इसीलिए किसी भी रेखाखंड का सिर्फ और सिर्फ एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, और वो हम कब बता सकते कि मध्य बिंदु है? यदि ए, मान लो कि इसका मध्य बिंदु M है, तो AM जो है वो BM को सर्वांगसम होगा। मतलब AM जितना होगा उतना BM होगा, इसका मतलब M मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे यदि AMB एक रेखीय है तथा रेख AM रेख MB को सर्वांगसम है, तो बिंदु जो है, बिंदु M जो है वो रेख AB का मध्य बिंदु कहेंगे। ठीक है, मतलब AM और BM सर्वांगसम होना चाहिए और AM भी एक रेखीय होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि M जो है वो रेख AB का मध्य बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रत्येक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ये मैंने आपको अभी अभी बताया। ठीक है, सातवां जो आपको दिया गया है वो है रेखाखंडों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ अ सेगमेंट। तुलना स्टूडेंट्स, हम तुलना करने के लिए कम से कम कितने रेखाखंड चाहिए? कम से कम दो चाहिए, अधिक हो तो वो अलग बात है। ठीक है, तो कम से कम दो होने चाहिए। तो यहाँ पे तुलना का मतलब क्या, हमें एक को बड़ा दिखाना है और एक को छोटा दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी लंबाई बड़ी होगी वो बड़ा होगा और जिस रेखाखंड की लंबाई छोटी होगी वो रेख छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया आपको, रेख AB की लंबाई रेख CD से कम हो, अर्थात लेंथ ऑफ AB मतलब AB की लंबाई CD की लंबाई से छोटी है। यहाँ पे देखो ये जो दो मुंह किसके तरफ है? CD की तरफ है, यानी CD जो है वो आपका बड़ा है और जिसकी तरफ एक मुंह है वो AB है, तो AB आपका छोटा है। और यहाँ पे आपको आकृति में भी दिख रहा है कि AB जो है वो CD से छोटा है, तो रेख AB जो है वो रेख CD से छोटा है। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो रेख CD जो है वो बड़ा है रेख AB से। आप या तो ये दिखाओ कि AB CD से छोटा है, या तो ये दिखाओ कि CD जो है वो AB से बड़ा है। रेखाखंडों का क्रम संबंध उनकी लंबाई पर आधारित होता है। ठीक है, क्रम संबंध उस पर आधारित होता है, उनकी लंबाई पे। जो लंबा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आठवां देखते हैं, रेखाखंडों की या किरणों की लंबता। लंबता मतलब जब दो रेखाखंड, ठीक है, या दो किरण या एक किरण तथा एक रेखाखंड को समाविष्ट करने वाले रेखा परस्पर लंब हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाखंड वे दो किरण अथवा एक किरण और एक रेखाखंड परस्पर लंब है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है आपको? एक किरण है, ठीक है, यदि दो किरण है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक ये किरण ले लेता हूँ और ऐसा दूसरा किरण बना देता हूँ। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है, या तो दो रेखाएं हैं, ठीक है, या तो दो रेखाएं हैं इस तरीके से, ठीक है, दो रेखाएं आपस में लंब है, ठीक है, या तो दो किरणें आपस में लंब है, या एक रेखा और एक किरण, ऐसा मैं एक रेखा बना देता हूँ, ठीक है, और एक किरण बना देता हूँ इस पे इस तरीके से। ठीक है, किरण तो कहीं से भी शुरू होता है, यहाँ पे से शुरू है। ठीक है, इस तरीके से यदि दो रेखा दो किरण या तो एक रेखा एक किरण आपस में लंब है, तो हम इनको क्या कहेंगे? रेखाखंड या किरणों की लंबता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वे दो किरण अथवा एक किरण और एक रेखाखंड परस्पर लंब होता है, 90 डिग्री का बनाता है। और उसको हम लिखेंगे कैसे? रेख AB जो है वो CD पर लंब है और रेख AB जो है वो किरण CD पर लंब है। ठीक है, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नौवां देखते स्टूडेंट्स। नौवां आपके लिए स्टूडेंट्स, नौवां आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? CD AB पर लंब है और बिंदु C, आपसे पूछा गया कि बिंदु C जो है वो इस रेख AB से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे आपके पास एक तो रास्ता है AC, दूसरा रास्ता है स्टूडेंट्स BC। अगर मैं AC 4 सेंटीमीटर देता हूँ और दूसरा ये 3 सेंटीमीटर देता हूँ, ठीक है, तो इसमें से AC दूरी है कि BC दूरी है? ठीक है, आधे लोग बोलेंगे AC दूरी है और बाकी लोग बोलेंगे BC दूरी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे AC भी दूरी नहीं है, BC भी दूरी नहीं है। कभी भी कोई भी बिंदु
किसी भी रेखा से जो दूरी होती है वो हमेशा लंब होती है। दूरी हमेशा, मैं अगर यहाँ पे एक रेखा लेता हूँ और ये बिंदु बनाता हूँ, ठीक है, तो इसकी दूरी हमेशा क्या होगी, जो इस रेखा पर लंब होगी वही इसकी दूरी होगी। मतलब यहाँ पे बिंदु सी डी से जितना दूर होगा वही इसकी लंबाई होगी। यहाँ पे अगर मैं इसको 2 सेंटीमीटर लिखता हूँ सी डी, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी ए बी से, 2 सेंटीमीटर की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब परिभाषा क्या दी गई है वो देख लेते हैं। यदि रेख सी डी ए बी पर लंब है तथा बिंदु डी या रेख ए डी पर हो तो रेख सी डी की लंबाई बिंदु सी की रेखा ए बी से दूरी कहलाती है। ठीक है, यदि रेख सी डी, देखो सी डी जो है वो ए बी के ऊपर लंब है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है तथा बिंदु डी यह रेखा ए बी पर हो तो डी जो है वो रेख ए बी पर है, तो रेख सी डी की लंबाई बिंदु सी की रेखा ए बी से दूरी कहलाती है। तो सी डी की जो भी लंबाई होगी वो ए बी से उसकी दूरी कहलाएगी। ठीक है, बिंदु डी को लंब सी डी का लंब पात कहते हैं। ठीक है, बिंदु जो डी है ये लंब सी डी का लंब पात कहते हैं, मतलब इसको फुट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पैर होता है ना जैसे कि उस तरीके से। यहाँ पे लंबाई सी डी अगर ए है, अगर सी डी की लंबाई ए है या 2 है या 3 है, तो यहाँ पे सी की ए बी से दूरी कितनी होगी, ए होगी, या तो 2 होगी, या जो भी उसकी लंबाई दी गई होगी वो होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से ये देखा कि रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, रेख किसे कहते हैं, सर्वांग सम रेखाखंड क्या होता है। हमने रेखाखंडों की सर्वांग समता की गुणधर्म देखे, रेखाखंड का मध्य बिंदु हमने देखा, रेखाखंड की तुलना और रेखाखंड या किरणों की लंबता देखा, और बिंदु की रेख से दूरी देखी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अब प्रश्न संग्रह 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो अब तक जो भी हमने देखा वो बेसिक्स था। ठीक है, पहला सवाल है, नीचे दी गई सारणी में संख्या रेखा पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। सारणी के आधार पर बताइए कि दिए गए रेखाखंड सर्वांग सम है या नहीं। आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया और बिंदु दिए गए कुछ और निर्देशांक दिए गए। बिंदु ए का निर्देशांक -3 है, बी का 5 है, सी का 2 है, डी का -7 है और ई का 9 है। और आपसे कुछ सवाल पूछे गए रेखाखंडों का और पूछा कि वो बराबर है कि नहीं। तो पहला रेखाखंड दिया गया, रेख डी जो है वो रेख ए बी को सर्वांग सम है या नहीं बताना है। ठीक है, रेख बी सी जो है वो रेख ए डी को सर्वांग सम है या नहीं वो बताना है, और रेख बी जो है वो रेख ए डी को सर्वांग सम है या नहीं वो आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको रेख डी और रेख ए बी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो हम वही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए PDF बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए रेख डी तथा रेख ए बी, तो सबसे पहले हम रेख डी और ए बी की लंबाई निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेख डी जो है वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ऑफ डी, मतलब डी की दूरी के बराबर होगा। अभी हमने देखा कि रेख डी मतलब या तो डी की लंबाई या तो डी की दूरी। ठीक है, तो डी की दूरी हम कैसे निकालते हैं वो हमें पता है, डी का निर्देशांक और ई का निर्देशांक ज्ञात होना चाहिए हमें। तो डी का निर्देशांक -7 है और ई का निर्देशांक 9 है। ठीक है, तो बिंदु डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -7, और बिंदु ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 9। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ बताएंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है। देखिए, एक संख्या जो है वो धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो हमेशा धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो यहाँ पे जो 9 है वो -7 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी की दूरी बराबर क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या आपकी 9 है, छोटी संख्या आपकी -7 है, और ये दोनों के बीच में आप माइनस डालोगे। जब दो चिन्ह एक साथ होते हैं तो हम पीछे वाला जो संख्या होता है उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। तो यहाँ पे -7 को हम ब्रैकेट में रखेंगे। स्टूडेंट्स, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16। तो डी की दूरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 16 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए डिस्टेंस ऑफ डी क्या हो जाएगा, रेख डी के बराबर होगा, और वो कितना होगा, 16। ठीक है, हमने डी निकाल दिया, रेख डी कितना है, 16। अब ए बी निकालेंगे। उसके लिए हमें ए और बी का निर्देशांक पता होना चाहिए। ए का निर्देशांक -3 है और बी का निर्देशांक कितना स्टूडेंट्स, 5 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो रेख डी ए बी होगा वो ए बी की दूरी के बराबर होगा। तो बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, -3, और बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, 5। अभी हमने देखा यहाँ पे टेबल में ए का -3 है और बी का 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या यहाँ पे दिखाएंगे, हम यहाँ पे दिखाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। आप देखिए, एक संख्या धनात्मक है 5 और एक संख्या ऋणात्मक है 3, तो 5 जो है वो -3 से बड़ा होगा।
ठीक है, क्योंकि हमेशा धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दूरी निकालने के लिए, तो ए बी की दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओगे, मतलब 5 में से -3 को आप माइनस करोगे, तो ये माइनस माइनस एक साथ है, इसीलिए दूसरी संख्या ब्रैकेट में है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 3 को जोड़ोगे तो क्या होगा 8। तो ए बी की दूरी कितनी आ गई 8, डी की दूरी कितनी है 16। इसको आपने रेख डी आपने 16 दिखाया और यहाँ पे 1 रखा है, और रेख ए बी आपने 8 दिखा और यहाँ पे हमने 2 रखा है। तो रेख डी और रेख ए बी ये सर्वांग सम नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे 1 तथा 2 से ये दोनों बराबर नहीं, और बराबर को मैंने काटा है यहाँ पे, तो रेख डी तथा रेख ए बी सर्वांग सम रेखाखंड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से दूसरा सवाल भी आपको करना है, रेख BC तथा रेख AD देखना है सर्वांग सम है कि नहीं। तो पहले BC का निर्देशांक देखेंगे 5 और 2, ठीक है, क्योंकि अब हम क्या दिखाएंगे कि रेख BC जो है वो BC की दूरी के बराबर होगा। तो बिंदु B का निर्देशांक 5 और बिंदु C का निर्देशांक कितना है स्टूडेंट्स 2, जो कि हमने अभी भी टेबल में देखा, B का निर्देशांक 5, C का निर्देशांक 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि बिंदु B का निर्देशांक 5 है, बिंदु C का निर्देशांक 2 है। तो यहाँ पे 5 जो है वो बड़ी संख्या है 2 से, क्योंकि दोनों धनात्मक है तो बड़ी संख्या बड़ी होगी, तो 5 आपकी बड़ी है। तो BC की दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओगे, मतलब 5 में से 2 घटाओगे, कितना आएगा 3। तो यहाँ पे BC की दूरी कितनी होगी 3। ठीक है, BC की दूरी किसके बराबर होगी, रेख BC के बराबर। आपका 3 आ गया, इसको हमने 1 डाल दिया। अब AD की आपको रेख AD निकालना है, जो कि डिस्टेंस ऑफ AD के बराबर, मतलब AD की दूरी के बराबर होगा, इसीलिए आपको A और D का निर्देशांक पता होना चाहिए। A का निर्देशांक देखो स्टूडेंट्स कितना है -3, और D का निर्देशांक कितना है -7। ठीक है, तो AD का निर्देशांक हम निकालेंगे यहाँ पे A का निर्देशांक -3 और D का निर्देशांक -7 है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या देखो, दोनों ही संख्या ऋणात्मक है, माइनस में है, तो यहाँ पे छोटी संख्या बड़ी होगी, मतलब -3 आपका बड़ा है -7 से, तो पहले -3 आएगा, बाद में -7 आएगा, और दोनों के बीच में माइनस आएगा, क्योंकि आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 3 गया तो 4, और बड़े नंबर का जो चिन्ह 7 का जो चिन्ह है वो 4 है, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा 4 प्लस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़े अंक का चिन्ह जो है वो धनात्मक है, प्लस है। तो यहाँ पे जो AD की दूरी है वो किसको बराबर होगी, रेख AD को, जो कि 4 आ, और BC कितना था 3, तो 1 और 2 से दोनों बराबर नहीं है, तो रेख BC जो है वो रेख AD के बराबर नहीं है, इसीलिए रेख BC तथा रेख AD सर्वांग सम रेखाखंड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे जो अगर मैं वीडियो आगे बढ़ाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, जो कि आप लोग लंबे वीडियो पसंद नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी बड़े बड़े वीडियो आप भगा के देखते हो, तो मैं नहीं चाहता, आप छोटे ही वीडियो देखो, अच्छे से देखो, बिना भगाए देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको हर एक चीज़ समझे जो हम यहाँ पे वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स फिलहाल इतना ही रखते हैं। यहाँ पे 3 सवाल थे स्टूडेंट्स, ये पहला सवाल है, दूसरा सवाल, ये जो तीसरा सवाल है, रेख B तथा रेख AD सर्वांग सम है या नहीं, यह आपके लिए होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आप होमवर्क करके आप मुझे पर्सनली सेंड करोगे, और मैं देख के बताऊंगा कि वो होमवर्क सही है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद रखता हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ये होमवर्क करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा हमने ये दोनों सवाल किया उसी तरीके से था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स फिलहाल इतना ही, बाकी के जो सवाल है वो हम इसके प्रैक्टिस सेट 1.2 के भाग 2 में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको सारे जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है वो समझा, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।